नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई का 10वां भाग पेश करने जा रही हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह से ईशान अपनी जेलसी में, अपनी इनसिक्योरिटी में नियति पर आरोप लगाता है और नियति ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और ईशान से अपने सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़ देती है। ईशान आज भी इस बात को याद करके पछतावे की आग में जल रहा था। हर अनजाने में वो कुछ ऐसा खुलासा नियति के सामने करता है जो नियति अब भूल चुकी थी। नियति ईशान की बात सुनकर बहुत चौंक गई। तो क्या होगी नियति की रिएक्शन, चलिए पता करें। आई डोंट डिजर्व यू नियति, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हो ईशान, बात क्या है? तुम सोच भी नहीं सकती मैंने इतना बुरा किया है तुम्हारे साथ। यदि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी नफरत मिलनी चाहिए, मैं तुम्हारे प्यार का हकदार नहीं हूँ। कहकर ईशान नीचे बैठकर बदहवासी में रोने लगा। नियति ईशान की ये बात सुनकर चौंक गई। उसने 2 कदम पीछे ले लिए। वो समझ नहीं पा रही थी ईशान की बातों का मतलब। क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? हम तो अभी मिले हैं ना। ईशान, क्यों माफी मांग रहे हो? तुम जानते हो मुझे पहले से, है ना? नियति ने ईशान से पूछा। उसकी आवाज में एक अलग सी बेचैनी थी और हर गुजरते पल के साथ उसके दिल की उलझन बस बढ़ती जा रही थी। वो ईशान से जवाब मांगना चाहती थी, वो ईशान से सच सुनना चाहती थी। लेकिन ईशान अपने दर्द में, अपने पछतावे में इतना डूब चुका था कि वो किसी भी जवाब देने के शायद लायक ही नहीं था। बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, जैसे कोई पुराना टेप अटक गया हो एक जगह पर आकर। I don't deserve your love. I don't deserve you. I don't deserve you. मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा नियति। मुझे नफरत मिलनी चाहिए, मुझसे नफरत करो, मुझे सजा दो। I don't deserve you. I don't deserve you. मुझे I don't deserve you. मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ नियति। मुझे माफी भी नहीं मिल सकती है। मुझसे नफरत करो नियति। I don't deserve you. I don't deserve you. I don't deserve you. ईशान की आंखों में इतनी बेचैनी थी, इतना दर्द था कि वो एक पल भी एक जगह पे ठहर नहीं पा रही थी, इधर उधर देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे उसका खुद पर कोई इख्तियार ही नहीं था। उसकी सांस टूटने लगी, उसके हाथ कपकपाने लगे और उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो अपने घुटनों पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। नियति ये बात समझ चुकी थी कि ईशान इस वक्त कोई भी जवाब देने की हालत में नहीं है। वो इस तरह से ईशान को तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने अपने दिल में उठते सवालों को शांत किया और ईशान को संभालने की कोशिश की और उसने कहा, ईशान, मेरी तरफ देखो। ईशान, मेरी तरफ देखो। ईशान, शांत हो जाओ। मुझे सजा दो। ईशान, बात तो सुनो। I don't deserve you. लेकिन नियति को अपनी कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि ईशान के कानों तक जैसे उसकी बातें पहुंच ही नहीं रही थी। वो बस बदहवासी में वही बात बार बार दोहरा रहा था। I don't deserve you नियति। I don't deserve you. I don't deserve you. तुमको सजा देनी, नफरत करो मुझसे। I don't deserve you नियति। चली जाओ। बस ईशान, शांत हो जाओ। कुछ चिल्लाकर, कुछ डांट कर नियति ने ईशान से कहा। ईशान अचानक से शांत हो गया। उसकी आंखों की बेचैनी भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई। नियति ने ईशान का हाथ थामा। उसको ईशान के हाथों की कंपन अभी भी महसूस हो रही थी। नियति ने ईशान को सोफे पर बिठाया। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, आंखों की तरह। नियति नीचे बैठी और झुककर उसने ईशान की आंखों में आंखें डालने की कोशिश की और कहा, तुम प्यार करते हो मुझसे? इतना प्यार? कैसे ईशान? कैसे कर लिया इतना प्यार? इतने दिनों तक मेरे सामने अनजान बने रहे? मुश्किल होगा ना? नियति की बात सुनकर ईशान की नजर धीरे धीरे उठी और
उसने नियति की तरफ देखा और कहा, हाँ नियति, बहुत मुश्किल था। इतने महीनों के बाद जब तुम्हें बैंगलोर में देखा तो लगा देखते ही गले लगा लूं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम हो ही ऐसी, अपने रंग में रंग ही देती हो तुम। अच्छा, ऐसी बातें करनी भी आती है तुम्हें? और क्या आता है जिससे तुम लड़कियों को चार्म करते हो? चिढ़ते हुए नियति ने ईशान से कहा। ईशान की मुस्कान उसके होठों के कोनों से झांकने लगी और ईशान ने जवाब दिया, तुम्हें ना तुम्हें तुम्हें कोई जादू आता है जो हमेशा ही पल भर में मेरे दिल को शांत कर देता है। लेकिन मैं ना ये जादू, ना तुम्हारा प्यार, ना तुम्हारी हमदर्दी कुछ डिजर्व नहीं करता। मैं नियति, बस तुम्हारी नफरत के लायक हूं मैं। उफ ईशान, सब तुम ही तय करोगे मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। तो मेरे पेट की चूहों को भी समझा दो कि आज बस ईशान के गिल्ट से ही काम चलाना पड़ेगा, खाना तो मिलने से रहा। नियति ने दोबारा कोशिश की और ईशान ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें भूख लगी है? मैं भी कितना पागल हूँ, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। कमजोरी आ गई होगी तभी तो तुम्हें चक्कर आ गए। रुको, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ खाना। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, हम दोनों ने ईशान। और यहाँ नहीं, बारिश भी रुक गई है, हम विला के रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। मैं बोर हो गई हूँ यहाँ पर बैठे बैठे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। ऐसे नहीं, शक्ल देखी है अपनी, क्या हाल बना लिया है। जाओ फ्रेश होकर आओ। मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। दोनों अपने अपने कमरों में गए तैयार होने के लिए। नियति ने अपने बैग से एक ड्रेस निकाली और सोचा, ईशान के मन को तो किसी तरह से शांत कर दिया मैंने, लेकिन अपने मन के सवालों को कैसे शांत करूं? आखिर क्यों ईशान इतना परेशान है? सोचते हुए नियति तैयार हुई। दोनों ने अपने अपने कमरों का दरवाजा एक साथ खोला और एक साथ एक दूसरे को देखा। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और ईशान ने नियति को देखकर सोचा, ओ नियति, हर बार मेरा दिल कैसे खो जाता है तुम्हारी बस एक नजर पर। उफ ईशान, if looks could kill, this gentleman would have been a criminal। नियति के कॉम्प्लीमेंट ने ईशान को ब्लश करवा दिया और ईशान मुस्कुराया और उसने कहा, चलो देर हो रही है। दोनों विला से बाहर निकले। रेस्टोरेंट विला से करीब 300-350 मीटर की दूरी पर ही था। रास्ते में एक अलग ही सन्नाटा था। जुगनुओं की गूंज थी, हवा की सरसराहट थी, पत्ते उड़ने का शोर था और मिट्टी पर कदम पड़ने की आवाज थी। बस कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि ईशान और नियति वैसे तो एक साथ थे, लेकिन साथ होकर भी साथ नहीं थे। दोनों अपनी अपनी उलझनों में खोए थे, दोनों अपने अपने सवालों में उलझे थे और चलते चलते दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे। रिसोर्ट का रेस्टोरेंट बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। ओपन एयर था, लेकिन सीलिंग कवर्ड थी, जैसे कोई हट की सीलिंग हो। भीड़ से दूर एक टेबल पर आकर ईशान और नियति बैठे। उन दोनों ने अपनी अपनी पसंद का खाना का ऑर्डर दिया। वेटर के जाने के बाद ईशान ने नियति की तरफ देखा। उसकी नज़र दोबारा शर्मिंदगी में झुक गई और जल्द ही उसकी नजरें दोबारा भर आई थी। तो नियति ने ईशान को समझाते हुए कहा, ऐसी क्या गलती कर दी ईशान कि तुम इस पछतावे के दलदल में धंसते जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। और फिर व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन। जो बीत गया उस पर पछताने की जगह तुम खुद को संवारने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि हर किसी को गलती करने का हक है। हम इंसान ही कैसे अगर इतने परफेक्ट होते तो। और मेरा तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, एवरी मिस्टेक इज अलाउड एज लॉन्ग एज एवरी मिस्टेक इज अ न्यू वन। सही कहा तुमने, गलतियां करने का हक सभी को है, लेकिन कुछ गुनाहों की माफी नहीं होती। ईशान का जवाब सुनकर नियति के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसे कुछ चिंता होने लगी और उसने पूछा, गुनाह? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा क्या किया था तुमने? Did you hit me? ए मेरे साथ जबरदस्त? ओ नहीं नियति, मैं बुरा नहीं हूँ।
नियति ने मन ही मन एक राहत की सांस ली और ईशान ने आगे कहा, मेरा बस चलता तो मैं मेरी नियति को एक तितली की तरह संभाल कर रखता, लेकिन कैद करके नहीं, फूलों का बागीचा बनाकर। ईशान ने कहते कहते नियति से दोबारा नजरें चुरा ली। हल्की सी चमक जो उसकी आंखों में आई थी वो अब दोबारा जा चुकी थी। और ईशान का गला फिर भर आया जब उसने कहा, और मैंने खुद ही उजाड़ दिए वो उल्फत के बगीचे। ओके फाइन, ऐसा क्या गुनाह हुआ था तुमसे? जेलसी, जलन, अपनी जेलसी में सब बर्बाद कर दिया मैंने। क्या जेलसी? But a little jealousy can add much needed spice to any relationship. Don't you think so? नियति ने दोबारा मजाक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार ईशान नियति की बात सुनकर हंसा नहीं और नियति ने आगे कहा, ओके, अब जब तुम जान गए हो अपनी गलती तो सिर्फ पछताने का इरादा है या सुधरने का ख्याल भी है? पता नहीं नियति, आई डोंट नो। दोबारा ऐसा कुछ होगा तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर आज मुझ में कुछ भी अच्छा है ना तो वो बस मेरी नियति की वजह से है। वो नियति जिसे मैंने खो दिया। वो मुझे हमेशा बेहतर इंसान बनाने के लिए इंस्पायर करती थी। हमेशा मेरे झूठे बिलीव्स को तोड़ना चाहा उसने बस दिया है और मैंने उसकी मुस्कान भी छीन ली। तुम्हें याद है बचपन में टीचर्स हमें ग्रेस मार्क्स देते थे? कभी कभी जब कुछ मार्क्स कम पड़ने की वजह से हम उसी क्लास में फंस ना जाए, इसलिए माँ के जाने के बाद मेरा हाल कुछ वैसा ही था। तुम्हें पता है आज का ये वक्त तुम्हारे साथ का उन ग्रेस मार्क्स की तरह है मेरे लिए। कल को जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी ना, और अगर कल को तुम दोबारा मुझे कभी देखना ना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। नियति को समझ में नहीं आ रहा था कि ईशान की वो दर्द भरी गवाही सुनकर वो क्या कहे, लेकिन तभी वेटर आ गया खाना सर्व करने के लिए और दोनों को कुछ वक्त मिल गया अपनी भावनाओं को समेटने के लिए। कुछ देर बाद चम्मच प्लेट से टकराकर शोर कर रहे थे। कोई शब्द नहीं था उस पल में, बस एक झिझकती बेचैन सी खामोशी थी जिसको अल्फाजों में बयां करना मुश्किल था। उस बेचैन खामोशी ने जैसे हवा को भारी कर दिया था और मूड बदलने के लिए नियति ने कहा, ईशान, कल मैंने यहाँ पर एक एजेंट को बुलाया है। वो सुबह करीब 10 बजे तक आ जाएगा। उसका मेल भी आया था आज, लेकिन आज जो भी हुआ तो चेक नहीं कर पाई मैं। विला में जाने के बाद आपको दिखाती हूँ। उसने कुछ प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करके भेजी है, उनकी फोटोज भी हैं उस मेल में। वैसे आपका ख्याल क्या है, कैसी होनी चाहिए हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर? मुझे लगता है यहाँ प्रकृति की गोद में एक नेचर्स रिसोर्ट होना चाहिए, जहाँ शहर की शोर शराबे से दूर कुछ पल सुकून के चुराए जाए, अपने परिवार, अपने अपनों के साथ। I think it should have workshop that will be nature indulgent, like pottery, clay art, painting और kids park, लेकिन कलरफुल फाइबर का नहीं बल्कि लकड़ियों का बना हुआ। पुराने टायर से बने हुए झूले हो जहाँ पर बारिश में भीगने का मजा आए। हर कॉटेज को आंगन हो जहाँ पर नंगे पांव जमीन से जुड़ा जाए। रिक्लाइनिंग सोफा हो कि तारों को देखते देखते नींद लग जाए। ईशान अपने ही ख्यालों में खो गया कहते कहते। तो नियति ने कहा, वाओ ईशान, दैट्स सच अ मेस्मराइजिंग थॉट। नियति मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे ईशान का सपना वो अपनी आंखों में देख रही हो। और ईशान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पसंद आया? हाँ ईशान, किसे पसंद नहीं आएगा ऐसी जगह पर रहना। मैंने तो ये सब अपनी नियति को सोचकर कहा था कि उसे कैसा पसंद आता। वो नियति जिसे मैंने खो दिया। वो नियति। कुछ देर बाद शायद मैं जेलस फील करने लगूंगी उस नियति से। मैं यहाँ पर सामने बैठी हूँ और आप उस नियति के ख्यालों में गुम हो। नियति की बात सुनकर ईशान ने नियति की तरफ देखा
और अब की बार नियति कामयाब हो गई थी ईशान के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। तभी वेटर आया और उसने फिंगर बोल्स दिए। नियति हाथ पोंछ ही रही थी कि तभी उसे एक फोन आया। हाथ पोंछते हुए उसने स्क्रीन पर देखा किसका फोन है और उसके चेहरे पर जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ी हो। अर्जुन! उसकी आवाज में एक खनक थी, बच्चों से खुशी थी। ईशान नियति को देखकर मुस्कुराया और नियति ने कहा, ईशान, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं ये फोन ले लूं? ऑफ कोर्स नियति, गो अहेड। ईशान ने जवाब दिया और नियति ने फोन उठाया और फोन उठाते ही उसने कहा, अर्जुन, ओह माय गॉड, इट्स बीन एजेस। बात करते करते नियति ईशान से दूर गई। ईशान को नियति की बातें ठीक से सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज की खुशी ईशान के कानों तक जरूर पहुंच रही थी। ईशान नियति को मुस्कुराता देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक उसे वो पल याद आ गया जब वो नियति को आकाश के साथ देखता था और शर्मिंदगी में ईशान की नजरें झुक गई। हालांकि नियति अर्जुन से बात कर रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान उसका ईशान पर भी था और उसने ईशान को नजरें झुकाए बैठे देखा। ईशान की झुकी हुई नजरों ने नियति को कुछ तो परेशान कर दिया था, लेकिन फिर भी नियति अर्जुन से बात कर रही थी और करीब 15-20 मिनट के बाद फोन रखकर नियति दोबारा ईशान के पास आई और उसने कहा, आई एम सो सॉरी ईशान, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा ना मेरा। वो क्या है ना कि इतने दिनों के बाद अपने बेहद करीबी और पुराने दोस्त से बात करते हुए समय का अंदाज ही नहीं रहा। नियति, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चलो चले क्या? नियति ने गर्दन झुकाकर हामी भरी और दोनों ही रेस्टोरेंट से बाहर निकले विला की ओर। नियति शायद अपने लॉन्ग स्लीवलेस ड्रेस में कुछ ठंड महसूस कर रही थी। अपने हथेली का स्पर्श अपने बाहों को देखकर वो ठंड को मिटाने की कोशिश कर रही थी। ईशान ने नियति को देखा और तुरंत ही अपना जैकेट निकालकर उसे उड़ाया। तो नियति ने कहा, अरे ईशान, इसकी जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट में तो पहुंचने वाले हैं हम। कोई बात नहीं नियति, अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाऊं तो खुशी होगी मुझे। नियति ने ईशान का जैकेट ओढ़ा और कुछ कदम चलने के बाद बात छेड़ते हुए दोबारा कहा, आज अर्जुन से बात करके बड़ा मजा आया। आप जानते हैं, हम कॉलेज में एक साथ थे, इनसेपरेबल। सबको हमेशा ऐसा लगता था कि हम कपल थे। बड़ा अजीब रिश्ता था हमारा। नियति ईशान की आंखों में देखकर बात कर रही थी, जैसे वो उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रही थी, कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ईशान बस नियति की उत्सुक आंखों को देखकर मुस्कुरा रहा था और नियति ने आगे कहा, आपको पता है, वो मुझे पसंद करता था और मैं ये बात जानती थी, लेकिन मैंने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं। ये बात वो समझ गया, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं हुआ। वो फिल्मों में कहते हैं ना कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़का और लड़की के बीच हमेशा सच्ची दोस्ती हो सकती है। खोट तो देखने वाले की नजर में होता है। इसमें दोस्ती का क्या कसूर? तुम्हें पता है, जब मैं नया नया मेरी नियति को पसंद करने लगा था तो उसके चेहरे की खुशी मुझे गुमान देती थी। ऐसा लगता था कि हमेशा इस खुशी की वजह मैं ही रहूं। कितना पागल, कितना बेवकूफ था मैं। उसके अंदर तो एक खुशी की लौ जलती है। मैंने तो देखी भी थी, उसकी गर्माहट महसूस भी की थी। फिर भी उसे किसी और के साथ मुस्कुराता नहीं देख पाया मैं, और उसकी मुस्कुराहटें छीन ली। इतनी सी बात नहीं समझा कि उसकी मुस्कुराहट ही मेरे दुनिया को रोशन करती थी। फिर चाहे वो जैसे आए, उसकी हंसी, उसकी खुशी मेरी जरूरत थी। उसका जरिया मायने नहीं रखता था। कहते कहते ईशान का गला दोबारा भर आया और उसकी आंखें झलक गई। नियति उसकी बातों की गहराई को समझ रही थी, उसे सुन रही थी। वो धीरे से ईशान के पास गई, उसके हाथों की तरफ हाथ बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से ही खुद की सहमति मांग रही हो। और धीरे से उसने ईशान का हाथ थामा।
दर्द को आजा मैं अपना लूं, सीप में मोती की तरह तुझे छुपा लूं। बेचैन दिल को तेरे समझाऊं, तेरे जख्मों पर मैं मरहम बन जाऊं। तुम ही हो, तुम ही हो, मेरे होकर भी क्यों पराए हो। तुम ही हो, तुम ही हो वो, मेरे दोषी होकर भी मेरे सरमाए हो। तुम ही। ईशान ने महसूस किया नियति का हल्का सा स्पर्श। ऐसा लग रहा था कि वो स्पर्श वो माफी है जो ईशान कभी नियति से मांग नहीं पाया। दोनों की नजरें मिली। बहुत से जज्बातों का शोर था उस खामोश लम्हों में, लेकिन कोई शब्द नहीं था। धीरे धीरे वो विला की तरफ चलने लगे और धीरे धीरे ईशान के चेहरे पर शांति दोबारा आने लगी और जल्द ही वो लोग विला के दरवाजे पर पहुंचे। ईशान ने दरवाजा खोला और कहा, नियति आज बहुत कुछ हुआ है। मैं नहीं जानता कि क्या वजह थी कि तुम अचानक बेहोश हो गई, लेकिन सच कहूं तो मेरी जान निकल गई थी और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। कहकर ईशान आगे बढ़ने लगा। नियति ने अभी भी ईशान का हाथ थामा था और उसने वो हाथ हल्के से खींचा और ईशान को रोकते हुए कहा, ईशान कल क्या होगा मैं नहीं जानती। आपकी आंखों में मुझे खोने का डर हर पल महसूस कर रही हूं मैं। बीते कल में आपसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ मैं वो भी नहीं जानती। बीते कल और आने वाले कल को कुछ देर के लिए भूलकर क्या हम थोड़ा आज में जी लें? प्लीज रुक जाओ ईशान। और फिर सच कहूं तो मुझे सोने से डर लग रहा है। फिर कहीं वो सपनों से सामना होगा, उस वक्त मैं अकेले नहीं रहना चाहती। ओह नियति, अगर तुम इतने प्यार से मेरी जान भी मांगोगी तो मैं वो भी दे दूंगा। तुम्हारी इस दरखास्त को कोई कैसे मना करे। अच्छा चलो, तुम वो एजेंट का मेल दिखाने वाली थी ना कल, हमें जो प्रॉपर्टीज देखनी है उसका। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी लैपटॉप लाती हूँ। नियति अपने कमरे से लैपटॉप लेने गई और दोनों काफी देर तक काम में मशरूफ थे। तब तक जब तक नियति की आंखें नींद के असर से बोझिल ना होने लगी हो। तो ईशान ने नियति से कहा, आई थिंक तुम्हें अब सोना चाहिए। गेट सम रेस्ट नियति। नहीं ईशान, मैं डरती हूँ रात से, नींद से। पिछले कुछ दिनों में एक भी रात ऐसी बीती नहीं है जब उन सपनों ने मुझे परेशान ना किया हो। नियति, ये तो कोई बात नहीं है ना, आराम तो करना होगा। अच्छा, मैं तुम्हारा ब्लैंकेट यही ले आता हूँ, तुम इसी काउच पर सोने की कोशिश करो। अगर जरूरत पड़ी तो तुम मुझे अपने करीब पाओगी, ठीक है? अब तो सो जाओ। नियति ने काउच पर सोने की कोशिश की और जल्द ही उसकी आंख लग गई। ईशान नियति से दूर एक दूसरे काउच पर अपनी गर्दन टिकाकर आराम कर रहा था और ईशान ने सोचा, नियति तुम बिल्कुल नहीं बदली। आज भी तुम चाहती हो तुम्हारे आसपास की दुनिया सुख में रहे। खुद को खुशनसीब कहूं या बदनसीब मुझे समझ नहीं आता। ईशान ऐसा सोच ही रहा था कि नियति जोर से चिल्लाई, ईशान। तो क्या होगा जब नियति की याददाश्त वापस आएगी? नियति की आंखों का प्यार बदल तो नहीं जाएगा ईशान के लिए? क्या नियति ईशान को कभी माफ कर पाएगी? जानने के लिए बने रहिए मीनल साटियार के साथ, क्योंकि कहानी का अंत अब बहुत ही निकट है। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है और इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।